दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिस्टम पारदर्शिता पसंद नहीं करता। चाहे पीएम केयर फंड की सीएजी के द्वारा जांच करने से मनाही हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया वह जवाब हो, जिस जवाब में सरकार साफ साफ कहती है कि न्यायालय को इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, और साथ ही देश की आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कौन किसे पैसा दे रहा है वो जानने का भी अधिकार नहीं है। यह सिस्टम कहता है। आरटीआई के मामले में कई बार सरकार जवाब नहीं देती, लेकिन इस पारदर्शिता विरोधी, ट्रांसपेरेंसी की दुश्मन माने जाने वाली इस सरकार के दौर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जी हां, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आज जब उनकी अदालत में दूसरा दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई पर चल रहा था, तो सुनवाई के दरमियान कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि यदि वाकई जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बातें आज कही, उनकी बेंच के अन्य जजों ने जो बातें आज कही, यदि वाकई जजमेंट में वो चीजें लिख दी गई तो नरेंद्र मोदी का पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। भारतीय संविधान का पूरा सिस्टम, यह उसके लिए तो शुभ दिन होगा कि जो बातें आज सुनवाई के दरमियान कही गई वो जजमेंट के रूप में आ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जो सिस्टम बना रखा गया है वो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा और नरेंद्र मोदी के उस सिस्टम का झोला उठ जाएगा। झोला उठाकर चलने की बात 2013-14 के दौर में उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे। लेकिन क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बातें आज कही है वो सारी चीजें जजमेंट में भी आएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी कई और दिनों तक सुनवाई होनी है, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो बातें उन्होंने कही है, उन बातों पर चर्चा के पहले, उन बातों को विस्तार से आपको बताने के पहले यह बताना जरूरी हो जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जाहिर सी बात है कि एक बॉन्ड है। 2017 में सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं में यह सुविधा दी गई कि साल में 4 बार, यानी एक वर्ष में 4 बार, जनवरी, अप्रैल और उसके बाद जुलाई और सितंबर, 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड खुलेगा। 10 दिनों के लिए खुलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी पार्टी के पक्ष में बॉन्ड खरीदकर वो अपनी तरफ से पैसे डोनेट कर सकता है, चंदा दे सकता है, लेकिन चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं होगा। और इस 4 अलग अलग टाइम फ्रेम जो बनाया गया, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के साल में, चुनावी साल में 30 दिनों के लिए कभी भी इस बॉन्ड को खोला जा सकता है। यानी मोटे तौर पर इस बॉन्ड में पैसा देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। और इस गोपनीयता का, पारदर्शिता विरोधी इस सिस्टम का जरा एक नमूना तो देख लीजिए। अब तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी के पक्ष में कितने गए हैं? तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए आए। 5217 करोड़ रुपए, 5,217 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। वहीं 950 करोड़ के करीब रुपए कांग्रेस के पक्ष में भी गए हैं। कहां 5,200 करोड़ रुपए, कहां 950 करोड़ रुपए। और तीसरे नंबर पर टीएमसी है, जिसके पक्ष में 767 करोड़ रुपए गए हैं। उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों को ये पैसे मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून यह भी कहता है कि ये उन्हीं पार्टियों के पक्ष में देय होगा जिन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में इस देश में कम से कम 1% मत प्राप्त किया है। 1%, 1% से ज्यादा मत प्राप्त करने वाली पार्टियों के पक्ष में ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि का भुगतान हो सकता है। यह साफ साफ एक कानून कहता है। लेकिन बात घूम फिर कर वही आती है कि पैसा दिया तो किसने दिया, और जिसने पैसा दिया उसने अपना पैसा दिया या किसी और का पैसा अपने नाम से लगाया, यह भी स्पष्ट नहीं है। और जब उसका नाम ही स्पष्ट नहीं है तो फिर इनकम टैक्स में वो छूट का अधिकारी कैसे हो गया? यानी वो व्यक्ति कागजात अपने पास रख सकता है कि मैंने डोनेट किया, और उसका फायदा वो इनकम टैक्स के रिटर्न में उठा सकता है, उसे छूट मिल सकती है। तो इस तरह का सिस्टम, जिसमें देश की जनता को साफ साफ सरकार कह रही है कि जानने का कोई अधिकार नहीं है, जनता को आखिर क्या मतलब है इस मामले से। और जब इस प्रकार की एक तरफा चंदा उगाही का अभियान चल रहा था और इसे कानूनी रूप से अमली जामा पहनाकर इस अभियान को चलाया जा रहा था, तो उसी अभियान पर जब तमाम सवाल उठने शुरू हुए, तो उन सवालों के बाद अप्रैल 2023 में
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को यह कहना पड़ा कि इस पर आने वाले वक्त में हम सुनवाई कर सकते हैं। और यही सुनवाई 31 अक्टूबर यानी कल से शुरू हुई है। और परत दर परत जिस प्रकार से केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में सरकार का पक्ष रखने में और पक्ष रखने के दरमियान सरकार की हठधर्मिता को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की सुनवाई के दरमियान उजागर करने में जिस प्रकार से वो दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ लगता है कि सरकार मौजूदा दौर में नागरिकों को कुछ नहीं समझती है। सरकार मौजूदा दौर में न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिकों को, जिनको सूचना का अधिकार है, जिनके लिए RTI एक्ट है, जिनके लिए लोकतंत्र है, जिनके लिए फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल की लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है, यानी जनता का, जनता के ऊपर, जनता के द्वारा शासन की सर्वमान्य परिभाषा जिनके लिए है, उसी से सरकार सूचना छिपाना चाहती है। और इन सब वजहों को देखते हुए जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई तो जरा देखिए कौन कौन से मुद्दे उठे। एक मुद्दा यह भी उठता है कि चंदा देने वाले का नाम यदि उजागर होगा, यदि कोई कॉरपोरेट चंदा देता है या कोई व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन चंदा देता है, उसका नाम उजागर होता है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में उसने चंदा दिया, तो वो दूसरी पार्टियों के निशाने पर आ सकता है। यानी सरकारी वकील के कहने का मकसद ये था कि यदि दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो उस व्यवसायी को, उस उद्योगपति को, उस कॉरपोरेट को निशाना बना सकती है। कितना कमजोर तर्क है। इस देश में कॉरपोरेट की तरफ से चंदा दिया जाता है, कुछ ब्लैक मनी में भी, कुछ व्हाइट मनी में भी। व्हाइट मनी में कौन किसको कितना चंदा देता है वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती है कि अमुक औद्योगिक घराने ने अमुक पार्टी को इतना दिया और दूसरी पार्टी को इतना दिया, तब तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तो उसके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई की खबरें नहीं आती। लेकिन जहां सिर्फ 5 तरह की रकम हो, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, यही 5 अमाउंट है जिस 5 अमाउंट के कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। कोई चाहे तो 1000 का खरीदे, कोई चाहे तो 10,000 का खरीदे, कोई चाहे तो 1 लाख का खरीदे, कोई चाहे तो 10 लाख का खरीदे, कोई चाहे तो 1 करोड़ का खरीदे। और वो बॉन्ड चुनाव के लिए बहुत छोटी रकम होती है, इतना छोटा बॉन्ड 1000 से 1 करोड़ के बीच का। वो बॉन्ड के तहत, उस बॉन्ड के तहत यदि कोई किसी को पैसा देगा, उसके लिए किसी दूसरी पार्टी के निशाने पर आ जाएगा, ये तर्क ही अपने आप में बेहद कमजोर साबित होता है। और ये तर्क आज सरकार की तरफ से रखा गया। और जब विद्वान न्यायाधीशों ने साफ साफ पूछा कि आखिर इसके बाद वो इनकम टैक्स में छूट कैसे प्राप्त करता है, इस पर भी गोलमोल जवाब दिया गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, वो सवाल ये था, आज की सुनवाई में जो पूछा गया, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो सवाल दरअसल यही था कि आखिर जो डोनर पैसा दे रहा है वो पैसा उसी का है, ये कौन साबित करेगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा, अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि हम चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकना चाहते हैं। अरे भाई, काले धन का इस्तेमाल रोकना चाहते हैं तो व्हाइट मनी का इस्तेमाल जब करना चाहते हैं तो व्हाइट मनी तो तभी व्हाइट हो सकती है ना जब उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। जब लोगों के पास कोई जानकारी ही नहीं है, फिर वो कैसे व्हाइट मनी हो सकती है। सवाल दरअसल ये नहीं था। सवाल दरअसल जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ने उठाया वो बड़ा सवाल था। मुख्य न्यायाधीश ने दरअसल साफ साफ पूछ लिया कि आखिर जो लोग चंदा देते हैं, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद के माध्यम से चंदा देते हैं, वो डोनेशन कैसे देते हैं और उनका डोनेशन उनकी बैलेंस शीट में कैसे होगा। जब उनकी बैलेंस शीट में होगा तो खुद ब खुद जब सरकार बदलेगी या किसी तरह की जांच होगी तब उसके बारे में जानकारी विपक्षी दलों को भी मिल सकती है। और मौजूदा दौर में जितना कमजोर तर्क सरकार ने अपनी तरफ से दिया, वो तर्क यही था कि दान देने वाले, बॉन्ड खरीदने वाले लोगों की जानकारी हासिल करके उनको हैरेस किया जा सकता है। इसके ऊपर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ साफ सरकार से पूछा कि सरकार के पास तो सारी जानकारी होगी कि किसने विपक्षी दलों को दिया, किसने सत्तारूढ़ दल को दिया, किसने किसी और छोटी पार्टी को दिया, तो फिर उसका भी तो हरासमेंट हो सकता है। जांच एजेंसियां कभी भी SBI से हासिल कर सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और यदि सरकार पलटी तो दूसरी आने वाली सरकार भी हासिल कर सकती है। ये तमाम बातें आज की सुनवाई में कही गई। और साफ साफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तो यहां तक कह दिया
कि ये एक तरह की सेलेक्टिव एनोनिमिटी है, यानी चुनिंदा गोपनीयता इसमें बढ़ती जा रही है। और इस चुनिंदा गोपनीयता का आखिर मकसद क्या है, ये आगे की सुनवाई में स्पष्ट होगा कि आखिर ये चुनिंदा गोपनीयता सरकार सेलेक्टिव एनोनिमिटी क्यों बरत रही है। स्टेट बैंक के पास रिकॉर्ड है, और स्टेट बैंक के पास रिकॉर्ड है तो स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो सीधे सीधे पता कर सकता है कि किसके पास कितना पैसा गया और किसने किसको पैसा दिया। मान लेते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ये जान सकती है कि 952 करोड़ रुपए जो कांग्रेस पार्टी को दिए वो देने वाले कौन लोग हैं। वो ये जान सकती है कि 767 करोड़ रुपए जो टीएमसी को मिले वो पैसे देने वाले कौन लोग हैं, या जो दूसरी पार्टियों को तकरीबन 2500 करोड़ रुपए मिले हैं वो देने वाले कौन लोग हैं। वो ये जान सकती है कि दूसरी पार्टियों को रुपए और मिले हैं वो देने वाले कौन लोग हैं, और फिर उसे भी हरास किया जा सकता है। मुद्दा दरअसल ये नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुख्य न्यायाधीश ने उठाया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, वो ये है कि क्यों नहीं इसको सीधे सीधे चुनाव आयोग को सौंप दिया जाता, ताकि चुनाव आयोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी समता के, समानता के अधिकार के आधार पर राजनीतिक दलों के बीच इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि वाकई यदि ये चीज जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में लिख दी, जजमेंट में सारी चीजें आ गई कि इसे चुनाव आयोग को सौंप दिया जाए, तो निश्चित तौर पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार को और सत्ताधारी पार्टी को, उस सिस्टम को जिस सिस्टम में सारी व्यवस्था, सारे नियम, सारे कायदे एक तरफा झुके हुए नजर आते हैं, उसका पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और इसी बिगड़े हुए खेल को बचाने के लिए तो तमाम तरह की दलीलें सॉलिसिटर जनरल दे रहे हैं। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़े ढोल पीट कर दावे किए गए थे कि चुनाव में काला धन कम किया जाएगा। क्या इस देश की सभी पार्टियां सिर्फ 9000 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ लेती हैं? स्वाभाविक सी बात है कि 9000 करोड़ में नहीं लड़ती, लेकिन जिसे व्हाइट मनी का हिसाब बताया जा रहा है उसमें भी गोपनीयता बढ़ती जा रही है। उस व्हाइट मनी की ही बात करें, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे की ही बात करें, तो जब उसमें ही समानता नहीं है, चीफ जस्टिस के इतना कहने से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। चीफ जस्टिस जब ये बात कहते हैं कि क्यों नहीं इसे चुनाव आयोग को ही सौंप दिया जाता, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत का पालन करते हुए वो सभी राजनीतिक दलों में इस चंदे को बांट दे, तो भला इसमें सरकार को आपत्ति क्यों है? तो जब सारा सिस्टम एक पक्षीय ही झुका हुआ दिख रहा है, यहां तक कि व्हाइट मनी का जो पैसा आ रहा है वो भी एक तरफा तकरीबन 75% झुका हुआ दिख रहा है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत पर नजर डालकर देखिए, 2014 में 31% और 2019 में 37%। 37% को वोट प्रतिशत को भी आधार माना जाए तो 37% पैसा बीजेपी को नहीं मिला है। चुनाव आयोग के पास यदि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को बांटने का फॉर्मूला यदि चुनाव आयोग को वाकई सुप्रीम कोर्ट सौंप देता है, जो बातें आज इन्होंने सुनवाई के दरमियान कही है, तो क्या होगा? इस तकरीबन 9000 करोड़ रुपए जो अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 52%, यानी 9000 करोड़ रुपए नहीं, 7000 करोड़ रुपए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आए हैं, उन 7000 करोड़ रुपए में से 75% हिस्सा नहीं, बल्कि उन 7000 करोड़ में से केवल 37% हिस्सा, 7 या 9000 करोड़ रुपए जो भी हो, सिर्फ 37% हिस्सा भाजपा के पास जाएगा। बाकी उनके वोट प्रतिशत के हिसाब से दूसरे दलों को जा सकता है। तो मौजूदा दौर में जिस सिस्टम की वकालत की जाती है, आखिर इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात यदि हम करें कि 7 या 9000 करोड़ रुपए जो भी आए, जरा इस सिस्टम को, उस सिस्टम और उस दौर में जाकर देखिए जब दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को प्रचार करने के लिए समय मिला करता था। उस समय का आधार चुनाव आयोग क्या बनाता था? उस समय का आधार यही होता था कि चुनावी आंकड़ों के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में किस राजनीतिक दल की क्या हैसियत है, उस हिसाब से उसे उतने मिनट अलॉट किए जाते थे, और उस मिनट के आधार पर अलग अलग पार्टियां उसमें अपने नेताओं के लिए अलग अलग समय अलॉट करती थी। मान लिया कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिले, तो उस दौर, पिछले चुनाव के आधार पर, तो उस दौर में कांग्रेस पार्टी को कुल समय जो दूरदर्शन या आकाशवाणी पर देना था उसमें 40% समय दिए जाते थे। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को यदि 20-20% वोट मिले तो उन्हें 20-20% समय दिया जाता था। यही आधार चुनाव आयोग के पास यदि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जाता है
तो सीधे सीधे जिस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है, तो सीधे सीधे मामला आकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर जाकर सिमट जाएगा। और इसी जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी के मामले से भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हटती है, उसका पैतृक संगठन आरएसएस भी पीछे हटता है, चाहे मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे मामला जाति जनगणना का हो। जहां कहीं भी हिस्सेदारी की बात आती है, जहां कहीं भी समता और समानता की बात आती है, जहां कहीं भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जहां कहीं भी नागरिक अधिकारों की बात आती है, जहां कहीं भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात आती है, और जहां कहीं भी जनता के सूचना के अधिकार की बात आती है, सत्ता पक्ष के पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। और यदि सत्ता पक्ष का पैर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़खड़ा रहा है, तो जो मामला आपने देखा, जिस तरह से सुनवाई आगे बढ़ रही है, सुनवाई आगे बढ़ने के बाद जजमेंट इस तरह का काश यदि आ जाए, तो कोई नहीं कह सकता कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सिस्टम कैसा चलेगा। कोई नहीं कह सकता कि फिर दिल्ली में चुनाव आयोग कब तक सत्ता पक्ष के पीछे पिछलग्गू की तरह दिखाई देगा। यहाँ तक कि न्यायालय को भी एक बार कहना पड़ गया था कि क्या अब टीएन शेषन जैसे अधिकारी नहीं आते क्या। अब न्यायालय को भी ये कहना पड़ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से एक पक्ष में झुका हुआ है। ये बातें आज भी कही गई, कल भी कहा गया, कल भी ये चीज कही गई थी, आज भी कहा गया है कि पूरा मामला एक पक्षीय भी है और इसमें चुनिंदा तरीके से गोपनीयता यानी सेलेक्टिव एनोनिमिटी भी बढ़ती जा रही है। और जब सारे मामले इस तरफ जा रहे हों और जजमेंट किसी दूसरी तरफ चला जाए, इस बात की गुंजाइश बेहद कम नजर आती है। और न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वाभाविक है कि तमाम पक्षों को देखकर, लोकतांत्रिक भागीदारी के अधिकार को देखकर, राजनीतिक दलों के बीच फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार को देखकर और इन सब से आगे बढ़कर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के सिद्धांत का पालन करते हुए ही आमतौर पर फैसले देती है। आने वाले वक्त में किस तरह का फैसला आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फैसला जो भी आएगा, सुनवाई जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में आगे बढ़कर यदि फैसला आता है, तो फिर नरेंद्र मोदी का पूरा सिस्टम, जिस गुजरात लॉबी की बात कही जाती है, गोपनीयता की बातें कही जाती है, लोगों से खबरें छिपाने की बात कही जाती है, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने की पूरी प्रक्रिया के ऊपर डंडा चलाते चलाते ब्लैक मनी का कथित साम्राज्य खड़ा करने की बात आती है, उस कथित साम्राज्य में एक तरफ आप देख सकते हैं कि हर जिला मुख्यालय में पार्टी विशेष के कार्यालय बन रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कैसा कार्यालय बन रहा है वो भी लोगों ने देखा है। तो 5 सितारा और 7 सितारा होटलों की तरह राजनीतिक दलों के कार्यालय बन रहे हैं, और जिसके लिए राजनीतिक दल और सिस्टम की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। संसदीय व्यवस्था की जगह अगर कोई दूसरी व्यवस्था होती तो संभवतः सिस्टम इससे भी ज़्यादा सड़ा गला हो सकता था, लेकिन चूंकि सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, तो आज कम से कम इस व्यवस्था में आप ये भी देख पा रहे हैं कि दबाव की तमाम कोशिशों के बावजूद महुआ मोइत्रा सामने आ रही है। ये वही व्यवस्था है, चाहे सदस्यता चली जाए, राहुल गांधी अडानी पर लगातार बोल रहे हैं, संजय सिंह प्रधानमंत्री के सामने अडानी का नाम लेते हुए, अडानी और प्रधानमंत्री के कथित रिश्तों पर सरेआम प्रहार करते हुए निलंबन की आशंका होने के बावजूद, जो निलंबन बाद में होता भी है, बावजूद इसके वो नारा लगाते रहते हैं। अगर ये संसदीय व्यवस्था है तो इस व्यवस्था में स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग भी है, इस व्यवस्था में स्वाभाविक है कि न्यायपालिका भी है, स्वायत्त संस्थाएं भी है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच अधिकारों और कामकाज के पृथक्करण को लेकर, डिवीजन ऑफ पावर को लेकर जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के ऊपर चलना भी सरकारों के लिए जरूरी हो जाता है। पारदर्शिता भी उसी का एक अंग है। जनता के साथ कहां तक सूचनाएं साझा करनी है, कहां तक नहीं करनी है, इस मामले में एक बहुत ही महीन सी लाइन है, और उस महीन सी लाइन सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मामलों और देश की सुरक्षा और खुफिया मामलों के मामले में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए दिखती है। लेकिन चंदा कौन किसे दे रहा है, कौन पैसा किधर जा रहा है, इस चीज को, इस सिस्टम को जानने के लिए जरा इस देश की बजट प्रक्रिया को भी देख लीजिए। बजट प्रक्रिया क्या कहती है कि चाहे इस देश का कैपिटल अकाउंट हो, चाहे इस देश का रेवेन्यू अकाउंट हो, बिना संसद की मंजूरी के 1 रुपया भी खर्च करने का अधिकार किसी को नहीं है।
और तभी जाकर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट भी आता है, तभी जाकर साल के बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक भी आता है। बिना संसद की मंजूरी के कुछ नहीं कर सकते। और इस संसद की मंजूरी का एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है, इस व्यवस्था की खूबसूरती का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि चुनावी साल में जब पूरे साल का बजट आप नहीं ला सकते तो 31 मार्च के बाद अगला बजट पेश होने के पहले जो चुनाव की जो अवधि होती है, उस चुनाव की अवधि के दरमियान देश का खर्चा कैसे चलेगा, सरकारी कर्मचारियों का वेतन पेंशन कैसे चलेगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा कौन सा लगेगा, इसके लिए सरकारों को लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट लेकर आना पड़ता है। आमतौर पर आजकल उसे अंतरिम बजट कहते हैं। तो जब इतनी पारदर्शिता है कि किस डिपार्टमेंट में किस मद में कितना पैसा जाएगा, ये संसद ने कानून बनाकर, संविधान निर्माताओं ने कानून बनाकर जब ये अधिकार आम लोगों को दे रखा है, तो उस अधिकारों के दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम के बारे में आम आदमी को जानकारी न हो, ये किस स्तर की बातें हैं, ये किस स्तर की निहायत ही एकदम वाहियात किस्म का तर्क और इस तरह की बातें हैं जिसमें यह कहा जाता है कि आम जनता को जानने का अधिकार नहीं है, डोनर कौन है वो नहीं पता, डोनर के नाम पर क्या डोनर ने खुद ही पैसा लगाया या दूसरे ने पैसा लगाया, ये भी ये कानून स्पष्ट नहीं करता। एक राजनीतिक दल के पक्ष में क्यों झुका हुआ है, इसका भी कोई कारण सरकार नहीं दे पाती। और ये भी नहीं बता पाती सरकार कि आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई जिस व्यवस्था के माध्यम से पूरा सिस्टम एक तरफा हो चला है। तो इसी एक तरफा हो चले सिस्टम के खिलाफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज जिस प्रकार से सवाल पूछे हैं, जो कड़े और तीखे सवाल सरकारी वकील से, सॉलिसिटर जनरल से पूछे गए हैं, जजमेंट के रूप में यदि वो सारी चीजें आ गई तो फिर उसके बाद सिस्टम के लिए कौन सा दिन होगा, इसके लिए सिर्फ अलग अलग शब्दों का चयन किया जा सकता है। इतना जरूर है कि सिस्टम पूरी तरह से, मौजूदा सिस्टम, पारदर्शिता विरोधी सिस्टम पूरी तरह से हिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।